तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मैं आपको लेके चलूँगा राजस्थान की तरफ। आज तक हमने कभी भी कोई राजस्थान का केस नहीं उठाया इस सीरीज़ में। गुजरात के हमने जिक्र किया, गोवा का जिक्र किया, मुंबई का, महाराष्ट्र का, पुणे का, ये सब जिक्र करते करते लेकिन राजस्थान में एक शख्स था जिसने कोई तकरीबन 15-16 साल तक उस आदमी का नाम इतना बड़ा हुआ कि उसकी जो हयाती थी, जो उसकी इम्पोर्टेंस थी, वो एक जात पात का नाम लेके भी काफ़ी गरमाई। क्राइम के अलावा राजनीति भी गरमाई। जाट और राजपूतों में एक तनाव पैदा हुआ और उसकी जो कंट्रोवर्सी थी वो उसके मरने के बाद भी जारी रही। उस शख्स का नाम था आनंदपाल सिंह। एक छोटा सा गांव नगौर ज़िले में है, जिसका नाम है समराद। उस गांव में एक ऑर्डिनरी परिवार में एक शख्स पैदा होता है, बच्चा, और उसका नाम घर वाले आनंदपाल सिंह रख देते हैं, आनंदपाल। तो उसकी दो बड़ी बहनें भी थी और तीसरे नंबर पे ये था, एक छोटा भाई और था। तो ये छोटा सा परिवार, छोटे से घर में कोई ज़मीन जायदाद ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बाप ने बड़ी मेहनत करके इस लड़के को पढ़ाया लिखाया कि ये पढ़ेगा तो कुछ अच्छे काम, नौकरी पेशे पे, धंधे पे लगेगा। तो करते करते उस आदमी ने 75 का उसका बर्थ जो है वो बताया जाता है। तो उसके चलते हुए वो आदमी बीए करके बीएड कर लेता है और साथ में लॉ में एडमिशन लेता है। उसके उनके करीबी लॉयर हैं, मेरे दोस्त हैं, जोधपुर में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया, जो कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि वो लॉ की तैयारी भी कर रहा था, कानून विद्या की पढ़ाई कर रहा था। और जब एक छोटा सा हादसा गांव में होता है कि जब वो आनंदपाल सिंह की शादी वाले दिन जब वो बारात लेके घोड़ी पे बैठने लगता है, एक रवायत है गांव में हमारे हर जगह पे होती है। तो जो लोकल जो ऊंची दर्जे के राजपूत थे और जाट थे, ये रावण राजपूत इनको बोलते थे। मुझे तो इतना जात पात का ज्ञान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रावण राजपूत जो होते हैं राजस्थान के, वो दूसरे राजपूतों में थोड़े दर्जे में कुछ परसेंट नीचे होते होंगे, पता नहीं क्या उनका है। लेकिन इसको वो लोगों ने इतराज़ किया, गांव के लोगों ने, कि तू घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपनी जात पे आओ, तो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। तो इसका एक दोस्त था, वो जाट था, जीवन सिंह उसका नाम था, जीवन राम। उसके वो बहुत हट्टा कट्टा तकड़ा था, तो इसके साथ अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ता रहा होगा। तो उसने अपनी वहाँ पे दादागिरी दिखा के कुछ अपना असर सूख बरत के उसने ज़बरदस्ती आनंदपाल को घोड़ी पे बैठा दिया और इसकी वो बारात लेके जो रस्म थी पूरी शादी की वो पूरी करवाई। लेकिन वो घोड़ी पे बैठना शायद आनंदपाल के लिए उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेके आया। उसके बाद गांव के लोगों में जो टेंशन हुई, छेड़खानियाँ शुरू हुई कि ये देखो जात का छोटा आदमी और घोड़ी पे बैठता है, इस किस्म के ताने वाने कसने शुरू हुए। तो उस आदमी ने कि मैं, जो लोग मुझे छोटा समझते हैं, मैं इनको एक दिन बड़ा बन के दिखाऊंगा और इनको इनकी जो औकात है वो बताऊंगा। तो नौजवान फिज़िकली बहुत तकड़ा था, फिज़ीक बहुत अच्छी थी, जैसे बॉडी बिल्डर किस्म के लोग होते हैं, उस किस्म का आदमी था। उसने और वर्जिश करके, मेहनत करके अपनी बॉडी को और मजबूत बनाया। वो ज़माना था जब गैंगस्टर बनने के लिए या कोई समाज में अपना एक डिफरेंट एक अपना स्टेटस बनाने के लिए अगर आपकी बॉडी फिजिक अच्छी है तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, दूसरों का ध्यान आपकी तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो इस आदमी ने एक ग्राम जो पंचायत होती है उसकी इलेक्शन लड़ी अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने इसका घोड़ी पे चढ़ना जिनको बुरा लगा था,
उनमें से एक लोकल पॉलिटिशियन भी था। तो इस आदमी ने उनकी बराबरी करने के लिए पहले तो पॉलिटिशियन बनना चाहा। बीएड करने के बाद ये आदमी ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, अच्छे वोटों से जीतता है। तो पढ़ा लिखा लड़का था। उसके बाद चुनाव होता है पंचायत समिति का। वो काफ़ी गाँव की सभाओं को इकट्ठा करके पंचायत समिति बनती है। उसमें भी ये जीत रहा था ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ करके या अंदर खाते कुछ जो पैसे वाले लोग थे दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो बताया गया कि आनंदपाल 2 वोटों से हार गया है। अब 2 वोट से हारने ने इसके दिल में कहीं ना कहीं मन में ठेस लगी कि मैं गरीब घर का था, मैं कुछ वोटर खरीद नहीं सका, या मेरे लोगों को वोटर्स को दूसरी पार्टी ने खरीद लिया और मुझे 2 वोटों से हरा दिया। तो वहाँ से एक और खटास, एक और गुस्सा, एक और रिबेलियन जो होता है वो इसके अंदर पैदा होता है। और ये आदमी पे छोटे छोटे दोस्तों के साथ मिल के काम करते करते एक दिन ये आदमी अपने इलाके का बदमाश बन जाता है। लड़ाई झगड़ों में करते करते खून तक, मर्डर तक बात हो जाती है। और बात का इतनी भी हो जाती है कि वो शख्स एक वहाँ पे एक आर्मी का एक फौजी का घर था, तो उसकी वो जीवन राम से कोई दुश्मनी हुई। और जीवन राम वो शख्स जिसने उनको घोड़ी पे बैठाया था, तो जीवन राम ने उसने उस फौजी को मर्डर किया बड़ी बुरी तरह। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह पत्थर की सलाइबों से किया। वो राजपूत था। तो ये क्योंकि आनंदपाल खुद राजपूत था और फौजी जिसका मर्डर इसके दोस्त ने किया वो भी राजपूत था, लेकिन दोस्त इसका जाट था। तो ये कहीं ना कहीं इसके दिल में ये एक रंजिश रही, और जब मौका मिला तो इस आदमी ने गोली मार के अपने ही दोस्त को मार दिया जिसने इसको घोड़ी पे बैठाया था। तो वो एक सबसे बड़ा इसका दहशत उस इलाके में हुई कि ये आदमी अपनी राजपूतों के लिए या अपनी जात की इज्जत या जो भी कहते हैं उसको बचाने के लिए अपने खास दोस्त का मर्डर भी कर सकता है। तो इस तरह से इस आदमी ने अपना कैरियर शुरू किया क्राइम का। अब हथियार चाहिए होते हैं हर क्रिमिनल को, इसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इसने एक अपने दोस्तों के साथ मिल के उस टाइम पे इसका 25-30 लोगों का एक गैंग अपना बना लिया था। ज़्यादा जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ा पढ़ने जो अच्छी बातचीत कर लेते थे और पढ़े लिखे लोगों में आसानी से मिक्सअप हो जाते थे। तो एक पुलिस स्टेशन पे अटैक करके एक कांस्टेबल को मार के उसकी AK-47 ये आदमी छीन के भाग जाता है। और उस ज़माने में AK-47 राजस्थान जैसे वो छोटे छोटे गांव के इलाकों में वहाँ पे लेके घूमना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो वही बंदूक किसके मरने तक इसके साथ रही। इसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता जब असर सुख बढ़ने लगा, इसने दारू का काम शुरू किया, लिकर का जो दारू की सप्लाई होती है। अब ये इसके दिमाग में लिकर किंग बनना आया। तो जो लिकर माफिया था उसके साथ मिलके इस आदमी ने अपना एक बहुत बड़ा शराब का धंधा शुरू कर लिया। को राजस्थान में उस ज़माने में शायद हरियाणा में भी दारूबंदी लागू की गई थी। तो बॉर्डर से वो शराब जो है वो सप्लाई करनी या लोकल डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करनी, होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट लेके, इस किस्म का कुछ इस आदमी ने वो जो शराब के धंधे से बहुत पैसा कमाया। उसके साथ साथ फिर रंगदारियाँ शुरू हो जाती हैं, एक्सटॉर्शन शुरू हो जाती है। इस किस्म के धंधे, लोगों के फैसले करवाने ज़मीन जायदाद के। तो ये करते करते इस आदमी ने पहले एक बड़ी सी उजाड़ जगह पे एक बहुत बड़ा घर बनाया जो एक हरिजन की ज़मीन थी। कहते हैं कि उस लड़की के साथ इसका शायद कोई अफेयर भी था। तो उस एक किला नुमा इसने एक हवेली किस्म की जगह बनाई काफ़ी आइसोलेटेड एरिया पे। उसके नीचे तहखाने बनाए। तहखाने में एक छोटा सा एक पिंजरा टाइप एक भी इनको मिला। ये लोग कहते हैं, लेकिन पुलिस ने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि उस पिंजरे में उन लोगों को जिनसे
पैसा वसूलना होता था, उनको ला के उस पिंजरे में बंद रखा जाता था और वो टॉर्चर करके उनसे पैसा लेके फिर छोड़ा जाता था। तो मैंने देखा है कि गांव खेड़े में हमारे जब एक आदमी क्राइम की दुनिया में बड़ा होता है तो उसके साथ कुछ फोक टेल्स भी जुड़ जाती हैं, कुछ किस्से कहानियाँ जुड़ने शुरू हो जाते हैं जो होते किसी और के हैं, लेकिन इनका नाम और बढ़ाने के लिए इनके नाम के साथ जोड़ दिए जाते हैं। शायद इस किस्म की बात भी हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस अंडरवर्ल्ड में कम नहीं है। बहुत से लोगों ने इस किस्म के पिंजरे बना के रखे हुए थे। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी रखा था। एक आदमी ने, बहुत मशहूर केस हुआ था पिंजरे में आदमियों को बंद करके रखना, और वो पकड़ा गया था, लेकिन बड़ा आदमी था, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था, इसलिए बच गया। तो ये आदमी पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड नहीं था, तो इसका, लेकिन वो बंगला किसी की निगाह में नहीं आया, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो मालूम था वो हवेली नुमा जो चीज़ थी। तो ये आदमी को एक मर्डर केस में पकड़ा जाता है। वो केस चलता है तो उसको नागौर लेके आते थे पेशी के लिए, और अलग अलग जेलों में उसको शिफ्ट करते थे। कभी बीकानेर जेल में भी रहा, अजमेर जेल में भी रहा, और किसी जेल में भी। तो सेंट्रल प्रिजन में शिफ्ट करते रहते थे उसको पुलिस वाले, क्योंकि इसका दबदबा बहुत था कि एक जगह पे रहेगा तो अपना असर थूक इसका और बढ़ेगा। तो एक केस के सिलसिले में इसको अजमेर से नागौर लाया गया। कोर्ट में तारीख के बाद इसको वापस जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक कोई चाय वाय की दुकान थी, वहाँ पुलिस वाले रुकते हैं, स्कॉर पार्टी, और ये आदमी के लोग जो पहले ही वहाँ से मौजूद थे वो उस चाय में और साथ में जो मिठाई वगैरह खाई उन लोगों ने, उसमें कोई नशीली दवा मिक्स कर दी। उसको खा के पुलिस वालों को बेहोश किया, और इसके जो एक ड्राइवर वगैरह, एक ने चाय वगैरह नहीं पी थी, उसने रेसिस्ट करने की कोशिश की, तो इसके साथियों ने उस जीप पे, उस वैन पे गोलियां चला के फायरिंग करते हुए इसको लेके, अपने बॉस को लेके वहाँ से निकल जाते हैं, और वो आदमी पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। वहाँ से हथियार भी ले जाते हैं कुछ। तो ये इस किस्म का डेयरिंग काम वो और उसके साथी करते रहे। इसी तरह जेल में एक बार इसके जो दुश्मन थे दूसरे, जिन लिक्कर माफिया वाले, शराब माफिया वाले, तो उनको, क्योंकि बाहर जब लेके जाते थे तो पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी स्ट्रांग होता था, और वो लोग, इसके साथ जो लोग रहते थे, जब जेल में जाता था 3-4 आदमी साथ में लेके जाता था। वो अरुण गवली वाला फार्मूला कि जेल में जाना है तो 10 आदमी साथ में लेके जाओ ताकि अंदर कोई खतरा नहीं हो, और वही किस्म का तरीका इसके साथ भी था। 4 दोस्त इसके उसी जेल में इसके साथ थे, साथी इसके, और दूसरे गैंग ने जेल में जाके इसके ऊपर फायरिंग की, और इसने कहीं वो फायरिंग देखी नहीं कि फायरिंग मेरी तरफ आ रही है। इसका एक दोस्त जो उसके साथ खड़ा था वो एकदम इसके आगे आता है और पूरियाँ गोलियाँ अपने जिस्म के लेके वो मर जाता है। ये इंजर्ड होता है लेकिन बच जाता है। तो इस किस्म की उसकी फैन फॉलोइंग थी, लोग अपनी उसके साथी उस पर जान देते थे। ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट हुए हैं जब उसके खास लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल की घड़ी से बचाया और निकाला। तो ये उसका जो एक दहशत का काम चलता रहा, और ओवर द ईयर्स 8-9 साल में उस शख्स ने पूरे राजस्थान में तकरीबन 380 बिग्गा ज़मीन, जो रफली कोई 70 एकड़ के करीब बन जाती है, वो एक्वायर की। जयपुर में 2 घर बनाए, फ्लैट 2। बेटी उसकी एक दुबई में इंजीनियरिंग करने गई हुई थी, बहुत महंगी फ़ीस दे के, कोई 20 लाख रुपए साल की फ़ीस थी उसकी जो पढ़ने गई थी इंजीनियरिंग की करने के लिए। और उसी तरह दूसरी बेटी इसकी मुंबई के पास पंचगनी महाबलेश्वर एजुकेशन सेंटर है, छोटा सा हिल स्टेशन है, छोटी बेटी इसकी वहाँ पढ़ती थी। तो इतने सालों में इस आदमी ने, आप अंदाज़ा लगा लो कितना पैसा कमाया होगा कि इतना खर्चा वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे भी कर रहा था, और ज़मीन भी खरीदी, प्रॉपर्टी भी बनाई, फ्लैट भी करोड़ों के होंगे। तो कहते हैं कि टोटल उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कोई 35-40 करोड़ की उस ज़माने में उसने रियल एस्टेट और जो प्रॉपर्टी बाकी बनाई उसमें उसने लगा के रखी थी, और इतना अमीर आदमी भी साथ साथ बढ़ गया था।
लेकिन कहते हैं कि जुर्म की जो दुनिया है वो ज़्यादा ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो करते-करते इसके इतने जो कांड थे, जो एक बार इसके गाँव में, ये अपने गाँव में मिलने गया हुआ था। अपने माँ को, पिता की डेथ हो गई थी, उसकी बरसी आने वाली थी, उसकी तैयारी करने के लिए गाँव में गया। पुलिस को कहीं खबर लगी तो एक जो उस एरिया में एक पुलिस का एसएचओ वहाँ कह देते हैं उसको, और 3-4 सिपाही वो अपनी जीप लेके इसके गांव की तरफ जा रहे थे। तो लेकिन इसके ने अपने सूए पहले रखे, उसने बोलेरो गाड़ी उस ज़माने में आई थी, इसने वो खरीदी थी नई एक। तो वो जो पुलिस की जीप देखी तो इन लोगों ने वही ऑटोमेटिक वेपन AK-47 और दूसरे हथियारों से पुलिस पे बहुत ज़बरदस्त फायरिंग की, और पुलिस वालों को नज़दीक नहीं आने दिए, जिसमें एसएचओ को गोली लगी, 2 और कांस्टेबल ज़ख्मी हुए, और लेकिन ये फिर वहाँ से भाग गया। तो इस किस्म के कारनामे करते करते अचानक इसका पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई गई, SIT, कि इसको किसी तरह से ढूंढा जाए और इसको पकड़ा जाए। लेकिन ये अपना अड्डा बदलता रहता था, कभी कहीं कभी कहीं, तो वो हाथ में नहीं आ रहा था। तो 2 साल, वो 2015 में वो पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद 2017 तक पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी। जहाँ जाते थे वहाँ उससे पहले निकल गया होता था। इसका भाई छोटा जिसके मैंने जिक्र किया, उनको, भाइयों को, दूसरों को, उनके रिश्तेदारों को पुलिस लगातार उठा रही थी और उनको तंग कर रही थी। तो इसका भाई वहाँ से भाग के बॉर्डर राजस्थान का क्रॉस करके सरसा चला गया हरियाणा में। साथ में उसके 2 लड़के और थे। वो राजस्थान पुलिस के कहने पे हरियाणा पुलिस का जो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, उसने इसके भाई को और 2 लड़कों को पकड़ लिया। उनको लेके, उनको टॉर्चर करके, उनकी मारपीट करके उनसे पता लगाया कि बताइए कहाँ आपका भाई कहाँ है, अनंतपाल कहाँ है। तो कहते हैं कि शायद वो मार खाने के बाद उसके भाई ने, या उसके जो दूसरे 2 साथी थे, उन्होंने कोई एक रफ आइडिया दिया कि शायद वहाँ पे हो सकता है। तो हरियाणा की पुलिस क्रेडिट लेने के लिए कि हम उसको पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा नाम होगा हमारा, तो हरियाणा का SOG, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज, उन तीनों को लेके राजस्थान एंटर करते हैं, और राजस्थान पुलिस को साथ लेके वो जो उन्होंने एड्रेस बताया होता है, वो एक रतनगढ़ एक एरिया है चुरू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मालासर एक छोटा सा मेन हाईवे के ऊपर ही एक गांव नुमा टाउन है छोटा सा। वहाँ पे किसी का घर था नीचे, और फर्स्ट फ्लोर पे एक चौबारा था जिसको कमरा बना हुआ था। तो ये आनंदपाल चौबारे में था, वो फैमिली नीचे थी, 3 औरतें थी, 1 आदमी था। तो वो घर का कोई एड्रेस इनको, मुझे लगता है कि उन्होंने 4-5 अड्डे बताए थे, क्योंकि पुलिस वाले और जगह पे जाके भी ढूंढ के आए थे लेकिन मिला नहीं था। तो जो चौथी जगह था जहाँ पे उसके वो बंदे लेके आए इसको, लेकिन पुलिस ने ये कभी नहीं शो किया कि जो पूरी कार्रवाई उन्होंने उसके भाई या उसके बंदों के थ्रू की, बल्कि ये कहा गया कि हमें किसी एक खबरी ने, इन्फॉर्मेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आनंदपाल कहाँ छिपा हुआ है। खैर, उस रात के 11:30 बजे वो मालासर में उस घर को घेरा गया, और जो औरतों बच्चे थे उनको नीचे से बाहर निकाला गया, और एनकाउंटर शुरू होता है। पौना घंटा, तकरीबन 50 मिनट तक वो एनकाउंटर चलता है। ये फर्स्ट फ्लोर से गोलियां चला रहा है चौबारे से, पुलिस वाले नीचे से अपना पोजीशन लेके खड़े हैं, जिसमें हरियाणा के कमांडोज, क्विक रिस्पांस टीम जो होती है, एक एमरजेंसी रिस्पांस टीम ERT जो राजस्थान पुलिस की थी, उसके कमांडो साथ में कुछ 100 के करीब बंदूकधारी पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ने के लिए वो घेराबंदी करके खड़े थे। और कहते हैं कि आनंदपाल हमेशा अपने पास 400 से 500 बुलेट्स रखता था, AK-47 और साथ में छोटे हथियार, और वहाँ पे 45 मिनट में 100 गोलियाँ कहते हैं कि आनंदपाल ने चलाई। पुलिस ने कितनी चलाई पता नहीं। अल्टीमेटली उस एनकाउंटर में आनंदपाल मारा जाता है। वहाँ से उसको पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी लेके जाते हैं। जब अनाउंसमेंट होती है तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
उसके इलाके में होता है। नॉर्मली जब कोई क्रिमिनल या गैंगस्टर मरता है तो लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो मर गया, लेकिन इसके मरने के बाद एक गुस्सा पैदा हुआ राजपूत समाज में, और लोग वो पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम किया गया था, वहाँ पे पहुँच गए, हज़ारों की गिनती में घेराव कर लिया। तो जो पुलिस का जो पोस्टमार्टम करवाया था, घर वाले उससे खुश नहीं थे। दूसरा पोस्टमार्टम दूसरी बार करवाया गया, अ, दोनों में एक जैसी रिपोर्ट आई कि यहाँ जहाँ गोलियाँ लगी, यहाँ से लगी, यहाँ से बाहर गई, जो भी पोस्टमार्टम का होता है। तो वो डॉक्टर्स ने अपना दे के, बट द फैमिली जो थी उन्होंने उसकी बॉडी क्लेम करने से इनकार कर दिया कि हम जब तक ये फेक एनकाउंटर है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने इसको गोलियां मारी हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, हम इसकी जो इसकी लाश है उसको आग नहीं लगाएंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ऐसा करके एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, लोगों के लिए भी। तो लोग बॉडी लेने को तैयार नहीं, ना पुलिस को बॉडी को हाथ लगाने दे रहे थे। तो फिर एक डीप फ्रीज़र का इंतज़ाम किया गया। आप देखिए कि एक शख्स के लिए जो 42 साल की उम्र में मारा भी जाता है पुलिस एनकाउंटर में, उसके लिए इतना बड़ा जनसमूह उमड़ के आया कि उसकी बॉडी को पुलिस ने, जो उसका लास्ट राइट्स करना चाहती थी पुलिस बॉडी लेके जाके, क्योंकि घर वाले नहीं कर रहे थे, नहीं करने दिया। वहाँ से उस बॉडी को डीप फ्रीज़र में डाल के उसके गांव ले जाते हैं, और गांव में तकरीबन 20 दिन वो बॉडी पड़ी रहती है, और दूर दूर गांव से लोग उसके गांव में आते हैं। और एक दिन ऐसा है जब वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम इसकी बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे, लास्ट राइट्स नहीं करेंगे। और इतनी बड़ी समस्या जो मुख्यमंत्री थी वहाँ की उस समय, वसुंधरा राजे, उनकी वो चीफ मिनिस्टर थी, एक कटारिया होम मिनिस्टर थे। तो बड़ी इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, उस गांव के चारों तरफ की जो कनेक्टेड रोड थी उनको बुलडोज़र ला के खोद दिया गया, ताकि क्योंकि बस, ट्रॉली, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल गांव में नहीं जा सके। बहुत दूर से पूरी सड़कों को तोड़ फोड़ दिया कि कोई अंदर नहीं आ सके, और लोग नहीं आए, जो आ गए थे वो तो आ गए थे। तो कई लोग तो कहते हैं 2 लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन पुलिस का और न्यूज़पेपर्स का जो वर्शन था वो ये था कि 1 लाख के करीब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, कई दिनों तक वहाँ बैठे रहे। एक पॉलिटिकल रैली का माहौल हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स आए, और पूरा माहौल राजपूत वर्सेस जाट का खड़ा कर दिया। और फिर इतने प्रेशर के बाद सरकार को ये मानना पड़ा कि हम इस पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दे देते हैं। तो उसके बाद जब सीबीआई को देने की बात कही, तो जो मेन बात थी घर वालों की वो मानी गई। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया कि आप आइए अंदर ऑफिस में, हमारे लेके चले, उनको लेके गए नियरेस्ट ऑफिस में कि वो बॉडी आपको हैंड ओवर करने की जो कागजी कार्रवाई है वो करते हैं। पुलिस को अंदर से खबर थी कि जैसे ही इसका अंतिम संस्कार होगा, इतने लोगों के सामने लोगों का गुस्सा और भड़केगा, और वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। पुलिस वो नहीं चाहती थी। तो जैसे ही इसके मेन घर वालों को और जो मेन 2-4 लीडर थे उनको ऑफिस में लेके गए, तो पुलिस ने एक सोची समझी स्ट्रैटजी के मुताबिक इसकी बॉडी को एक दूसरे दस्ते ने वहाँ से उठाया, और उसको दूर ले जाके 5 प्राइवेट पंचों के सामने उसको जल्दी जल्दी में उसका संस्कार कर दिया। लेकिन वो गुस्सा बहुत भड़कता रहा, बड़े दिनों तक वो मोर्चे चलते रहे। ऐसा 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 वो किस्सा थमा। और देखिए बड़ी मुझे बहुत अजीब लगा जब वो फाइंडिंग जो पंचनामा बनता है इंसिडेंट के बाद, कि मरने वाले आदमी से क्या क्या मिला। तो जब उसकी वो लिस्ट में लिखा हुआ AK-47, इतनी गोलियां, ये तेल, ये वो, और उसके साथ उसके पर्स में से सिर्फ 20 रुपए का एक नोट था। वो आदमी जो 20 साल जुर्म की दुनिया में लड़ता रहा, 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई,
मरने के समय उसकी अपनी जेब में एक 20 रुपए का नोट था। और वो आदमी वो इतना जो खर्चा करता था, इतना एक स्टाइलिश आदमी था। वो अंग्रेज़ों के जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों में वो एक बड़ा सारा हैट लेके, कॉवबॉय हैट, लेदर जैकेट्स, लेदर शूज़, लेदर पेन, इस किस्म के कपड़े पहनता था। वो अपने आप को वो कॉवबॉय समझता था। और वो इतना स्टाइलिश आदमी, लेकिन जब मरा, ये दुनिया छोड़ के गया, एक 20 रुपए का नोट लेके गया। ये क्राइम की कमाई थी। तो दोस्तों, आज इस किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।